Okay, so our next topic is properties of gases. Okay, so the pressure exerted by any gas in a mixture of gases is the partial pressure of a gas. देखो ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर गैस जो प्रेशर लगा रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। अब उसको निकालते कैसे हैं, देखो ये पी वाई का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई, ठीक है। देन इसका मतलब ये है जाई वाई, इसका ये मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कितने मोल्स वाई के हैं, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालते हैं इसको, हमने पढ़ा, ये बेसिक सी चीज़ है कि मोल्स ऑफ वाई अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। एंड पी टी इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। देखो मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, पी वाई इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, जाई वाई इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई एंड पी टी इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बट ऑब्वियसली हमसे कोई पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए नहीं कहेगा। इट्स जस्ट बता दिया कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बिकॉज डेफिनेशन में यूज़ आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ड्राई एयर में किसका कितना पार्शियल प्रेशर होता है। जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, इसे थोड़ा याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, अभी तक तो याद ही रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ लिया है और भी क्लासेस में। सो बैरोमेट्रिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ दिस। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर एट सी लेवल यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली बताया हुआ है, कितना रहता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ किसी यूनिट में कुछ और वैल्यू होती है, दूसरी यूनिट में कुछ और वैल्यू होती है, तो यूनिट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन दिस यूनिट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक यूनिट कंसिडर करी जाती है, तो उसमें 1 वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एनसीईआरटी से दिखाती हूँ थोड़ा। एनसीईआरटी में देखा जाए तो है क्या टेबल, चलो एनसीईआरटी में ये वाला टेबल है, ये रहा, ठीक है। इसको अगर हम कंसिडर करें तो इसमें पता लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो 159 ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में है, ठीक है। ये सारी वैल्यू जितनी है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। एक डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाता है कि इसका पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है ऑक्सीजन का, रेस्पिरेटरी एयर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है, आर्ट्रियल ब्लड में कितना है, आर्ट्रियल ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली, ठीक है। तो ये सब याद रहना चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द मसल्स इन्वॉल्व। सी फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दो फेजेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। देखो एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप मतलब बिना एनर्जी के नहीं होगा। इंस्पिरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मसल्स की रिक्वायरमेंट है। रिब्स मूवमेंट होता है, एक डायफ्रामिक मूवमेंट होता है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स मूव करता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए। हमें बेसिकली इंस्पायर करना है, हमें एटमॉस्फेरिक एयर हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, हमारी लंग्स के अंदर चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर हमें किसी चीज़ के अंदर फिल करनी है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट मतलब ज़रूरी होता है। तो आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट क्यों होता है। देखो हमारी जो रिब्स हैं उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, दो रिब्स के बीच में मसल्स जो है दैट इज़ द इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो वो मसल्स नहीं आती, देखो रिब्स क्या है, रिब्स बोन्स हैं, तो उन बोन्स को मूव कराने का काम कौन करेगी, मसल्स करेंगी। बोन अपने आप तो मूव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि उन दो बोन्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल है तो उसमें भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है रिब केज का, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायफ्राग्मिक मूवमेंट। इसका क्या मतलब है, डायफ्राम कैसे मूव हो रहा है।
देखो डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे थॉरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है, ठीक है। डायफ्राम बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। बेसिकली सबसे ज़्यादा यही रोल प्ले कर रहा है। ये इंटरकोस्टल मसल सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे डायफ्राम आता है जो कि वो मसल है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को एफिशिएंट वे में करवा रहा है। तो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, देखो डायफ्राम ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है और नीचे हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ऊपर थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, वर्टिकल वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स स्ट्रेट एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। ऐसे डोम शेप था, कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसा हो गया, तो जो ऐसे था और ऐसा हो गया तो वॉल्यूम बढ़ा ना ऊपर की चीज़ में। एंड द थोरेसिक वॉल्यूम इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ा रहा है क्योंकि अब जैसे कि ये पूरा एक डब्बा है, समझ लो एक कंपार्टमेंट है और उसके नीचे एक उसका बेस है। अगर हमने उसके बेस को ऐसे कर दिया तो इतना वॉल्यूम भी बढ़ गया ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन यूपीनिया। यूपीनिया यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो उसमें 75% ऑफ टाइडल वॉल्यूम को यही मतलब उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में, ठीक है। तो इंस्पिरेशन का बस इतना था कि दो मसल्स होती हैं, मेनली दो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो होती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। इस पूरे में बस इतना ध्यान रखना है। सी लिखा हुआ भी मैंने, यूपीनिया मतलब कि रिदमिक नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट, ठीक है। बिकॉज फोर्स ब्रीदिंग भी होती है जब हम एग्जैजरेट रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम वॉलंटरीली ज़्यादा रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन या फोर्स एक्सपिरेशन, बेसिकली फोर्स रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एक्सपिरेशन पे चलते हैं। एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप होता है बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के। उसके बाद ये लिखा है एंटी, देखो अपने आप होने का ये मतलब नहीं है कि इनवॉलेंट्री है, हम अपने एक्सपीरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं ना करूँ एक्सपायर, मेरी मर्ज़ी है। तो रेस्पिरेशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन अपने आप और ना अपने आप होने का ये मतलब है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। अगर कुछ अपने आप हो रहा है यानी कि उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो पैसिव प्रोसेस है जो कि एक्सपीरेशन होता है, ठीक है। अब एक्सपीरेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई हैं। एक तो एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्या कर रहा है बस ये, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल मसल का, डायफ्राम का देखिए तो रोल है। डायफ्राम क्या करता है, अभी वो ऐसे था ना रिलैक्स स्टेट में, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, अब वो धीरे धीरे ऐसे रिलैक्स होकर अपने आप वापस डोम शेप आ जाएगा। और डोम शेप आने के बाद ऑब्वियस सी बात है ऊपर जो थोरेसिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, ये हो रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंस्पिरेशन में दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी डायफ्राम भी, लेकिन यहाँ पर एक्सपिरेशन में एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक चीज़ रिलैक्स कर रही है। इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डायफ्राम रिलैक्स करेगा, तब जाकर थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आई और ई करके, डायग्राम समझते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, सो ये डायग्राम में जो हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा पूरा थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। और ये जो अंदर रेड से है दिस इज़ आर लंग्स, और ये नीचे डायफ्राम है, ठीक है, यू शेप मतलब डोम शेप, सॉरी। तो अब ये इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम ऐसे नीचे मैंने एरो किया हुआ है, फ्लैट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। और हो क्या रहा है इससे, देखो अब ये जैसे ये वाला जो लेवल है इसमें अगर हम देखेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, और यही हमारा मोटिव था, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। अगर हम एक्सपीरेशन की बात करें तो एक्सपीरेशन में यही फ्लैट डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है, रिलैक्स करके डोम शेप बना लेता है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो एक्सपीरेशन होगा। अब मैं समझाती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सी
बेसिकली क्या होता है, हमने वो रिलेशन पढ़ी है कौन सी, कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ जिसे कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम जितना ज़्यादा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है, ठीक है। C मतलब कांस्टेंट है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, हम किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हुआ, और वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। तो इंस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, वो जो डोम शेप डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लैट हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ गई तो वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। और एयर की टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम अंदर का प्रेशर यानी कि थोरेसिक कैविटी का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरेटिवली कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगी थ्रू ट्रेकिया, ठीक है। यही तो मोटिव है इंस्पिरेशन का। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एक्सपीरेशन। ये इंस्पिरेशन का सिचुएशन है जो हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है। क्यों, वो जो स्ट्रेट या कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था वापस से रिलैक्स होकर डोम शेप बना रहा है। इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है। तो वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वही चीज़ डिफ्यूज़न, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमने थोड़े सी कैविटी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से अंदर से यानी कि लंग्स के अंदर से एयर बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो रही है एक्सपीरेशन में। तो बस इतना सा ये चीज़ था, ठीक है। नीट के लेवल पर इतना ही है, NCERT में इतना ही मेंशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रेशर्स, जैसे कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, और भी बहुत सारे, ट्रांसपल्मोनरी, ट्रांसथोरेसिक, बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो कि हमारे कॉलेज लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट्स लिखने के लिए आ जाते हैं। तो अगर उन पर वीडियो देखनी हो जो कॉलेज में है तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसमें तो नीट लेवल का ही है मोस्टली, एक थोड़ा सा बाहर है लेकिन वो भी इतना नहीं है, मतलब नीट लेवल के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारा ये उसी में ही आता है, बाहर का थोड़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है लंग कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नीट के लिए हो चाहे कॉलेज के लिए हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देखो टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको हम TV ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका नॉर्मल वैल्यू ऐसा 500 ml होता है, ठीक है। PV का मतलब क्या है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि जब कोई फोर्स रेस्पिरेशन ना हो रहा और रेस्टिंग कंडीशन हो, नॉर्मल ब्रीदिंग हो। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर हम कितना इंस्पायर या कितना एक्सपायर करते हैं, दैट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम। एयर ब्रीथ इन और आउट of lungs during quiet respiration और quiet breathing। बेसिकली quiet respiration या quiet breathing के टाइम पर कितना एयर ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम, हमारी 500 ml होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम IRV भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद यानी कि हमने पहले नॉर्मल एक बार सांस ली, ठीक है, उसके बाद फोर्स्ड इंस्पिरेशन हम कितना कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़ोर से ऐसा फोर्सफुली सांस लेना, ठीक है, और वो भी नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद। दिस इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, 2000 to 3200 ml, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो इसकी डेफिनेशन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन से याद करना है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी IRV की, the air which can be forcefully inspired after a normal quiet inspiration, तो वो क्या है, IRV, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ERV, दैट इज़ द एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 750 to 1000 ml। देखो सबके रेंज याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हम कितना और एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ दी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन।
So it is the volume of air that can be expired maximally after a normal quiet expiration. दिस इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देखो डेफिनेशंस याद करके जाना, नीट के लिए जा रहे हो या कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इवन वाइवा में भी पूछ लेते हैं कॉलेज में, तो ठीक है, तो याद करके जाना. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्व वॉल्यूम. देखो रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या, और ये 1200 ml है, ठीक है, इसको आर वी बोलते हैं. देखो रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, इट मस्ट बी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है. रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी कितनी वॉल्यूम है जो कि लंग्स में रह गई है, दैट इज़ द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टी वी प्लस आई आर वी. तो हमें इसी चीज़ से पता लग रहा है, देखो फार्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. टी वी प्लस आई आर वी, इसका क्या मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कोई भी पर्सन मैक्सिमली इंस्पायर कर सकता है. तो उसमें टी वी भी आ गया जो हमने क्वाइट रेस्पिरेशन है नॉर्मल एक्सपिरेशन में किया था, और आई आर वी भी आ गया जो हमने उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर किया था, ठीक है. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड मैक्सिमली बाय अ पर्सन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है. हमें एक्सपिरेशन नॉर्मल रखना है लेकिन उसके बाद मैक्सिमम इंस्पायर करना है, ठीक है. दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन मैंने क्यों बोला वो भी बताती हूँ अभी, रुको. और इसका ना वॉल्यूम का रेंज याद रखना, 2500 to 3700 ml. देखो अलग अलग बुक्स में थोड़ा वेरी करता है ये इधर उधर, ठीक है. जो NCERT में लिखा हो वो ज़्यादा ध्यान देना उस पर, ठीक है. अभी हम NCERT को भी रेफ़र करेंगे इसके बाद. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कोई पर्सन मैक्सिमली एक्सपायर कर सकता है, दैट इज़ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. इसमें ऑब्वियसली हमारे टी वी प्लस ई आर वी दोनों आते हैं, ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड आउट और एक्सपायर्ड आउट मैक्सिमली बाय अ पर्सन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है. इसको EC बोल देते हैं और ऊपर वाले को IC, ठीक है. और इसका वो भी याद रखना है रेंज, ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइटल कैपेसिटी, दैट इज़ VC. देखो ये इम्पॉर्टेंट है. इसका क्या मतलब है, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी मैक्सिमली ब्रीद इन बाय अ पर्सन. वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा, ERV चला गया, ठीक है. उसके बाद हमारा क्या देखना है हमको, IRV और TV, ठीक है. तो उसके बाद हमने मैक्सिमली इंस्पायर करा तो IRV और TV आया. तो हमने क्या क्या फुलफ़िल कर लिया, ERV कर लिया, TV कर लिया, IRV कर लिया. तो ये पूरा जो एयर कॉलम है दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी. तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, TV प्लस IRV प्लस ERV आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ERV द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी मैक्सिमली इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन इज़ वाइटल कैपेसिटी, ठीक है. अलग अलग होता है, मेल्स के लिए 4.8 लीटर होता है, फीमेल्स के लिए 3.2 लीटर्स होता है. देखो इन सब का डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेंज है वॉल्यूम रेंज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना. और एक और मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल. इसका क्या मतलब है, देखो VC जो होता है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल दिखाता है, यानी कि कितना ज़्यादा ताकत है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स में. कैसे दिखाता है, देखो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी उतना ज़्यादा हम लोग इंस्पायर या एक्सपायर कर पाएंगे. किसी की अगर रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है तो वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने में उसे दिक्कत आएगी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाइटल कैपेसिटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला है हमारा फिज़िकल डायमेंशन. ऑब्वियसली किसी के चेस्ट साइज़ बड़ा है किसी का छोटा है, तो वो जो चेस्ट कैविटी है बेसिकली थोरेसिक कैविटी, फिज़िकल डायमेंशन जो है उस पर फ़र्क पड़ता है. जिसका बड़ा है उसका क्या होगा, बेसिकली ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा एयर एकोमोडेट कर सकता है. तो वाइटल कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से. एज, ऑब्वियसली जो ओल्ड एज में पीपल इतना वाइटल कैपेसिटी नहीं होती है उनकी, ठीक है.
इतना ज़्यादा फोर्सफुली इंस्पायर, इतनी ज़्यादा अमाउंट वो नहीं कर पाते, तो एज एक बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, जो भी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स में, उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो उनका जो वाइटल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन में भी या फिर थोड़ा फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी अगर वो करें, तो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा उनका वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। ऑब्वियसली पोस्चर पे भी करते हैं, हम बैठे हैं, खड़े हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना हमारा वीसी होगा। पर सबसे ज़्यादा जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो ये ऊपर की 3 है। पोस्चर पे इतना डिपेंड भी नहीं कर रहा है बट नॉट बहुत ज़्यादा डिपेंड, ठीक है। और इस पर अच्छा देखो, इस पर ना मैंने ये स्टार मार्क लगा, मतलब ये मार्क लगाया हुआ है। इस मार्क का मतलब ये होता है कि नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसके एनसीईआरटी पे चलते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या है। तो हमने क्या क्या देखा आज? ओके, हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लिया है, हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज आउट। ऑब्वियसली पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग एक ही चीज़ होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी एयर का अंदर आना और फिर बाहर जाना, दैट इज़ वेंटिलेशन हो रहा है ना एयर का। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। कैसे होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करके आएगा। उसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। टिश्यू लेवल पर फिर जो ब्लड लेकर आ रहा है ऑक्सीजन, उसमें एक्सचेंज होगा, O2 टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से CO2 ब्लड में आएगा। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2। और O2 का क्या काम है सेल्स में जाकर या टिश्यूज़ में जाकर? बेसिकली O2 यूटिलाइज होगा किस चीज़ में? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। हमारा जो हमने फूड खाया है उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से ATP बनाने का काम ऑक्सीजन का ही होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और जो एक एंड प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट बोल लो, CO2 जो बनता है वो निकल जाता है। तो यही हो रहा है सेल्यूलर लेवल पर। ये हम पढ़ेंगे किस में? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, वो आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो इसमें क्या है, फिर से मैंने बताया था उसमें नोट्स में भी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 2 स्टेज होती है। इंस्पिरेशन जब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है, एक्सपिरेशन जब बाहर जा रही है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। मैंने बताया था प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, PV वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो इंस्पिरेशन कैन अकर if the pressure within the lungs, that is the intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure, ठीक है। मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब वॉल्यूम हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं इंस्पिरेशन में तो प्रेशर कम हो जाता है, और उस कम प्रेशर की वजह से बाहर से जो कि हाई प्रेशर वाला एयर है वो कम प्रेशर की तरफ मूव करता है, दैट इज़ इंस्पिरेशन। तो हम एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है, इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर की बात करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं साइड में समझा देती हूँ। देखो नॉर्मल कंडीशन में हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है एट रेस्ट, जब कोई ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और जो बाहर का प्रेशर है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी हमारा 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम इस 760 को कम कर देते हैं और ये बन जाता है कुछ 759 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर पहले की कंडीशन में हम रेस्टिंग स्टेज में देखें तो हम क्या करते हैं, इस 760 में से जो कि हमारा पल्मोनरी प्रेशर था, तो इसको लिख देते हैं PP, यानी कि पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर IP लिख लो। ये क्या होता, इससे हम इस वाले को माइनस करते हैं, यानी कि ऐसे माइनस करा तो हमारा 0 आया आंसर,
तो यानी कि रेस्टिंग स्टेट में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी लंग्स होती हैं वो ज़ीरो प्रेशर पे होती हैं। ज़ीरो प्रेशर हमने कैसे करा, ऐसे नहीं कि 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही होता है, वो एक ज़ीरो प्रेशर जो है वो रिलेटिव प्रेशर है इन रिस्पेक्ट टू दी एटमॉस्फेयर, यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, इक्वल है। लेकिन फिर क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से हम ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ा दी तो प्रेशर कम हो गया। अब हम माइनस अगर हम करेंगे, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसलिए कहते हैं कि हमने लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो ये नेगेटिव प्रेशर का ये मतलब है। एक्चुअल में हमने वैसे नेगेटिव, समझ लो एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव नहीं है, एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी है कुछ, लेकिन नेगेटिव हमने क्यों बोला, एटमॉस्फेयर की रेफरेंस में, क्योंकि हमने रेफरेंस किसको माना हुआ है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इंट्रापल्मोनरी कम हुआ तो नेगेटिव बोल दिया, पहले इक्वल था तो ज़ीरो बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा है, देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो लिखा हुआ भी है। सिमिलरली एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। अब देखो एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपीरेशन में हमने वॉल्यूम कम कर दी तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर कितना हो जाता है फिर 761 हो गया, समझ लो। तो अब हम जब इसमें से फिर से इसको माइनस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो कितना आ रहा है, +1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि पॉजिटिव प्रेशर हो गया विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एयर का तो नेचर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर चली जाएगी, यही कराना है हमको एक्सपीरेशन में। तो द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, मैंने बताया ना रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स, help in the generation of such pressure gradients. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, anteroposterior axis में इंक्रीज कर देता है क्या चीज़, डायफ्राम। डायफ्राम क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। देखो dorsoventral axis का क्या मतलब है, ऐसे। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इस टाइप से बढ़ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, किसका, थोरेसिक चैम्बर का। और जब डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस टाइप से वॉल्यूम बढ़ रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन और इन द एंटेरोपोस्टीरियर डायरेक्शन। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द, ये वही चीज़ आ गई कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आएगा तो फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर अंदर आ जाएगी आउटसाइड टू द लंग्स, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, इंस्पिरेशन हो जाएगा। और जब ये डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, इंटरकोस्टल मसल वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगी, तो फिर क्या होगा, ये इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपीरेशन होगा, एयर बाहर जाएगी, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से कॉज द एक्सपल्जन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। देखो लिखा भी है कि स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो हमने अभी बताया कि 761 हो गया जैसे कि, तो हमने 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बढ़ा दिया तो एयर बाहर चल जाएगी, ठीक है, तो एक्सपीरेशन हो जाएगा। द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल ऑफ द एब्डोमेन। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है इसका, ये क्या मतलब है, ये है ब्रीदिंग रेट। नॉर्मली ब्रीदिंग रेट हमारा 12 to 16 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ठीक है। 12 नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा 12 to 16 टाइम्स इन अ मिनट होता है, ठीक है, पर मिनट बेसिकली। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions। देखो स्पायरोमीटर से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कौन सी वॉल्यूम कितनी है, लेकिन स्पायरोमीटर से हम कभी भी रेसिडुअल वॉल्यूम पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो स्पायरोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ऐसा एयर ब्लो करनी पड़ती है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो हमारे लंग्स के कभी बाहर आ ही नहीं सकती,
वो हमारी लंग्स में ही रहती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते और ना ही ऐसी कोई कैपेसिटी मेजर कर सकते जिसमें कि रेसिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है। जैसे कि हमारा जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है FRC, उसको हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से। क्यों? क्योंकि वो किसका सम होता है, ERV प्लस RV, ठीक है, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो उसको हम नहीं मेजर कर सकते इससे। तो ऐसी कुछ वॉल्यूम जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम हमारी इन्वॉल्व हो रही है उसको हम नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से मेजर, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम है कि कैसे डायफ्राम ऐसा नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एयर अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर को कम कर दिया। रिबकेज मतलब ऐसा अपवर्ड वो हो रहा है, रेज हो रहा है, स्टर्नम रेज हो रहा है, ठीक है, ये सब। और ये भी वही है, देखो हमने डायफ्राम को रिलैक्स कर दिया तो वापस से ऐसे मतलब आर्च हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम हमारी कम हो गई, प्रेशर हमारा बढ़ गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली गई, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ एक बार देख लेते हैं। ये है कि टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा, volume of air inspired or expired during a normal respiration, it is approx 500 ml in a healthy man and ठीक है। तो टोटल हमने बता दिया कि मतलब कि 1 मिनट में कितना रहता है, 6000 टू 8000, वो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे यार, यानी कि 12 इंटू 500 करके कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है। फिर ऐसे ही हमने 16 से भी कर दिया, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली और कितना इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज़ IRV, ठीक है। कितना होता है 2500 टू 3000 ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजेस याद रखना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन 1000 टू 1100 ml होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम लंग्स में रह गई है, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम, ये निकल नहीं सकती है लंग्स से। 1100 टू 1200 ml होती है बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव। हाँ, बहुत सारी और भी कैपेसिटीज़ बन सकती हैं, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी TV प्लस IRV, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपायर कर दो, उसके बाद कितना इंस्पायर कर सकते हो मैक्सिमम, दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो क्या हो जाता है इसमें, TV प्लस IRV दोनों आ जाते हैं। फिर हमारा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी यानी EC, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज़ द एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या आता है, ERV प्लस TV। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें RV आएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दी तो TV तो चला गया हमारा, उसके बाद लंग्स में क्या बच गया, ERV प्लस RV, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्स एक्सपीरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन मैक्सिमम ब्रीदिंग करता है, तो मैक्सिमम ब्रीदिंग के लिए हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी इसमें, यानी कि IRV प्लस TV। और जो हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन करके ERV भेज दी बाहर, उसको भी वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ERV प्लस IRV प्लस TV। देन हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आता है, दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, तो देखो फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी एयर आ सकती है, यानी कि ERV तो पहले से है ही, रेसिडुअल वॉल्यूम भी पहले से है। अब हमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर दिया था, तो IRV हमको लेनी पड़ेगी, प्लस TV भी लेनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली TV तो हम हमेशा इंस्पायर करते ही हैं ना, या एक्सपायर करते ही हैं ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी इतना होता है, IRV प्लस RV प्लस ERV प्लस TV, ठीक है। तो ये हमने सारी लंग कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स की बात कर ली।